Hello and welcome to JK Study for Civil Services. अस्सलामुअलैकुम फ्रेंड्स, आज हम अकाउंटेंसी सीरीज़ का अगला लेक्चर प्रेजेंट कर रहे हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स। सबसे पहले गाइस हम देखेंगे कि लेजर अकाउंट कहते किसे हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स समझने से पहले हम ये समझते हैं कि लेजर अकाउंट किसे कहते हैं। गाइस, पहले लेक्चर में जो लेक्चर नंबर फर्स्ट हमने अकाउंटेंसी सीरीज़ का दिया था, जिसमें मैंने अकाउंटिंग का मीनिंग आपको समझाया था, अगर आपने वो लेक्चर नहीं देखा है तो आप पहले वो लेक्चर देखिए। उसमें मैंने बताया था कि हम जो बुक्स मेंटेन करते हैं, सबसे पहले हम बुक जो मेंटेन करते हैं वो कौन सी होती है? वो होती है जर्नल। वो जो बुक हम सबसे पहले मेंटेन करते हैं वो होती है जर्नल। इस जर्नल को मैंने कहा था हम बुक ऑफ प्राइमरी एंट्री भी कहते हैं, हम बुक ऑफ ओरिजिनल एंट्री भी कहते हैं। लेकिन सारी ट्रांजैक्शंस इसी बुक तक सीमित नहीं रहती है। इसके बाद हम और एक बुक बनाते हैं, उस बुक को हम लेजर कहते हैं। होता क्या है बेसिकली, आपने डे बुक सुना होगा इससे पहले। आप ये समझ लीजिए कि जर्नल इज जस्ट लाइक डे बुक। जिस तरह डे बुक बनाते हैं उसी तरह से जर्नल होती है। हमने कितना कैश लिया, कितना कैश हमने दिन में पे किया, हमने जितने भी गुड्स सेल किए, हमने जितने भी गुड्स परचेज किए, हमने जितने भी एक्सपेंसेस इनकर किए, हमने जितनी भी इनकम्स अर्न की, सारी की सारी ट्रांजैक्शंस को जर्नल में गाइस रिकॉर्ड किया जाता है। लेकिन जर्नल में हम अलग अलग क्लासिफाई नहीं करते हैं, इसलिए हमें दूसरी बुक एक बनानी पड़ती है। उस बुक का नाम है लेजर। लेजर में होता क्या है गाइस, अलग अलग पेजेस हम रखते हैं अलग अलग हेड्स के लिए। जस्ट लाइक मुझे कैश मेंटेन करना है, मैंने कितना कैश लिया, मैंने कितना कैश पे किया, मेरी बैलेंस कितनी है राइट नाउ कैश की, इसलिए हम एक अलग पेज रखते हैं। ऊपर इसका हेड लिखते हैं कैश। दैट मीन्स इस पेज में हम पर्टिकुलरली कैश मेंटेन करेंगे। कैश कितना रिसीव किया, कितना पे किया, कितनी बैलेंस है, ये इस पेज पे लिखा जाएगा। इस हेड को कहते हैं, ये लेजर में से एक हेड जो आया इसे हम एक लेजर अकाउंट कहते हैं। इसी तरह से गाइज, कोई मिस्टर ए मेरा कस्टमर है, कभी मैं इसे गुड सेल करता हूं ऑन क्रेडिट, कभी मैं इससे कैश लेता हूं उसके अगेंस्ट। तो हमारा जो ये सेल परचेज वगैरह ये चलता रहता है। मुझसे ये गुड्स लेता है, कुछ दिन बाद पेमेंट करता है, कभी पार्शियल पेमेंट करता है, कुछ अमाउंट आउटस्टैंडिंग भी रहता है। तो मुझे कितना कैश मिस्टर ए से लेना है, इसके लिए मैं एक अलग पेज बनाऊंगा लेजर में। इस पेज को हम ऊपर हेड रखेंगे, इसका नाम हेडिंग होगी इसकी मिस्टर एज अकाउंट। दैट मीन्स ये और एक लेजर अकाउंट बना। गाइस, इसी तरह से जितने भी अकाउंट इन्वॉल्व होते हैं, हम हर कोई अकाउंट लेजर में रिकॉर्ड करते हैं, अलग अलग पेज पे रखते हैं इसको। इस अलग अलग हेड को अलग अलग लेजर अकाउंट कहते हैं। अब कौन कौन से लेजर अकाउंट हम इन जनरल बनाते हैं देख लीजिए। कैश के लिए हम एक पेज रखेंगे, इसका नाम रखेंगे हम कैश अकाउंट। हमारे पास कितना फर्नीचर है, कितना नया परचेज किया, कितना पुराना बेच दिया, इसके लिए हम एक और पेज रखेंगे लेजर में, इसका नाम हम रखेंगे फर्नीचर अकाउंट। इसी तरह से अगर मिस्टर ए कोई मेरा कस्टमर है या मेरा कोई सप्लायर है, मिस्टर ए से मैंने कितने गुड्स लिए, मैंने मिस्टर ए को कितनी पेमेंट करी, अभी आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितनी और मुझे पे करनी है, या अगर मैंने एडवांस पेमेंट करी है मिस्टर ए को, कितनी पेमेंट मैंने एडवांस करी है जिसके अगेंस्ट मुझे गुड्स परचेज उनसे करने हैं, उसके लिए हम एक और पेज लेजर में बनाएंगे। उस पेज का नाम रखेंगे हम, उसका हेडिंग रखेंगे हम मिस्टर एज लेजर अकाउंट, मिस्टर एज अकाउंट। इसी तरह से गाइस, अगर कोई कंपनी होगी, कोई एबीसी नाम की कोई कंपनी होगी, अगर उस कंपनी से हमारी कोई ट्रांजैक्शन होगी, कुछ लिया होगा हमने, कुछ दिया हुआ होगा उनको, तो इस कंपनी के साथ हमारी क्या ट्रांजैक्शंस हो रही है, तो उसके लिए हम और एक पेज बनाएंगे लेजर में, मिस्टर एबीसीज लिमिटेड अकाउंट।
इसी तरह से गाइज अगर हमारे यहाँ पे हमने बिल्डिंग रेंट पे ले रखी होगी, अब मंथली हम पे करते हैं रेंट इस बिल्डिंग के अगेंस्ट, हमें रेंट पे करनी पड़ती है लैंडलॉर्ड को, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है। तो हम क्या करते हैं, हम कहेंगे ये जो रेंट अकाउंट है इसके लिए और एक पेज लेजर में रखेंगे, दैट इज रेंट अकाउंट। उसी तरह से अगर हमारी रेंट ड्यू हो गई होगी कभी, मतलब हमने 2 महीने 3 महीने 4 महीने की रेंट नहीं पे करी है, ये हमारे लिए लायबिलिटी बनती है। हमने बिल्डिंग यूज की है 2-3 महीने 4 महीने 5 महीने, लेकिन अभी हमने इसकी रेंट पे नहीं की है, ये हमारे लिए गाइस लायबिलिटी बनती है। इसके लिए हम और एक अकाउंट बनाएंगे, हमारी लायबिलिटी जो भी बनती है उसका नाम हम रखेंगे आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट, या रेंट आउटस्टैंडिंग अकाउंट, या हम आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट कह सकते हैं। क्लियर यहां तक गाइस? ओके, अब आप देख लीजिए, अब जो हम लेजर बुक बनाते हैं, इस बुक में हम जो भी अलग अलग पेजेस पे अलग अलग हेड्स रखते हैं उनका नाम हम अलग अलग लेजर अकाउंट रखते हैं। जिस तरह कैश के लिए कैश अकाउंट, बैंक के लिए बैंक अकाउंट, फर्नीचर के लिए फर्नीचर अकाउंट, मिस्टर ए के लिए मिस्टर ए अकाउंट, तो इनको हम लेजर अकाउंट कहते हैं, इन सब को हम लेजर अकाउंट्स कहते हैं। लेकिन क्या ये सारे लेजर अकाउंट्स, इनका नेचर एक जैसा है? नहीं, एक जैसा नहीं है। क्यों? क्योंकि ये जो कैश है ये मेरे लिए प्रॉपर्टी है। क्लियर गाइस? ये जो फर्नीचर है ये मेरे लिए प्रॉपर्टी है, लेकिन ये जो रेंट है ये तो मेरे लिए प्रॉपर्टी नहीं है, ये मेरी बिल्डिंग नहीं है, मैं इस बिल्डिंग को यूज करता हूं, उसके बदले में रेंट पे करता हूं, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। इसी तरह से अगर मेरे अंडर 5-6 एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, अगर मैं उन एम्प्लॉयज को सैलरी पे कर रहा हूं, तो ये जो सैलरी मैं पे कर रहा हूं ये मेरे बिजनेस की एक्सपेंस है। सैलरी के लिए मैं और एक लेजर अकाउंट बनाऊंगा, सैलरी अकाउंट, लेकिन सारे लेजर अकाउंट्स का नेचर एक जैसा नहीं है, इनका नेचर डिफरेंट है। ये मेन रीजन बनता है हमें इन लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करनी है गाइस। तो जब हम लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन करते हैं तो 2 अप्रोचेस होते हैं। सबसे पहला अप्रोच जो होता है लेजर अकाउंट्स को क्लासिफाई करने का, उसे हम कहते हैं ट्रेडिशनल अप्रोच, जो सबसे पहले बनाया गया था। तो ट्रेडिशनल अप्रोच हमें क्या कह रहा है कि जो लेजर अकाउंट्स होते हैं, अगर हम ब्रॉडली इनकी क्लासिफिकेशन करें तो इनको हम 2 हेड्स में डिवाइड कर सकते हैं। एक है पर्सनल अकाउंट, दूसरा है इम्पर्सनल अकाउंट। कुछ बुक्स में आप ऐसे भी पढ़ोगे कि लेजर अकाउंट्स को डिवाइड किया गया है पर्सनल, रियल और नॉमिनल। ये पर्सनल इम्पर्सनल वगैरह ऐसे नहीं लिखा होगा, वो भी ठीक है, वो भी गलत नहीं है, बट सबसे बेटर वे अंडरस्टैंड करने का जिसमें सारे कॉन्सेप्ट्स क्लियर होते हैं वो ये है। तो लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन उनके नेचर के बेसिस पे हम जब करेंगे तो एक क्लासिफिकेशन ब्रॉडली क्लासिफाई करेंगे तो एक ग्रुप आएगा पर्सनल अकाउंट, दूसरा आएगा इम्पर्सनल अकाउंट। अब होता क्या है पर्सनल अकाउंट और होता क्या है इम्पर्सनल अकाउंट? पर्सनल अकाउंट एज द नेम इटसेल्फ इंडिकेट्स, जिसमें किसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व हो। वो लेजर अकाउंट्स जिसमें किसी पर्सन का नाम इन्वॉल्व हो, जो किसी पर्सन को रिप्रेजेंट करता हो, उसे हम पर्सनल अकाउंट कहते हैं। अब गाइस यहां पे पॉइंट एक आता है कि पर्सन किसे कहते हैं। एक तो मिस्टर ए, मिस्टर बी, मिसेस ए, मिस बी, ये भी इंडिविजुअल्स होते हैं, ये भी पर्सन्स हैं। बट अकाउंटिंग की लेजर की क्लासिफिकेशन जब हम करते हैं तो यहाँ पे पर्सनल अकाउंट की जब हम बात करेंगे तो पर्सनल अकाउंट 3 तरह के होते हैं। दैट मीन्स लेजर को मैं ग्रुप्स में डिवाइड करूंगा, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट को मैं सब ग्रुप्स में फर्दर डिवाइड कर सकता हूं। नेचुरल अकाउंट, दैट मीन्स नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। अब इनका मतलब क्या है एक एक करके समझते हैं। देखिए गाइस, नेचुरल पर्सन किसे कहते हैं हम? नॉर्मल ह्यूमन बीइंग, चाहे मेल होगा फीमेल होगी, जो नॉर्मल ह्यूमन बीइंग है, जिसकी नेचुरल बर्थ हुई है, जिसकी नेचुरल डेथ कल को होनी है, इसे हम नेचुरल पर्सन कहते हैं। बात आई समझ? दैट मीन्स अगर कोई पर्सन है, कोई इंडिविजुअल जिसे मैं कह सकता हूं, कोई इंडिविजुअल है जिससे मैं गुड्स परचेज कर रहा हूं, जिससे मैं गुड्स सेल कर रहा हूं, जिससे मैं
कुछ अमाउंट लोन ले रहा हूँ सपोज, जिसको मैं एडवांस सपोज दे रहा हूँ किसी भी पर्सन के रिगार्डिंग, अगर हमारी आपस में किसी इंडिविजुअल और मेरी अगर हमारे बीच में कोई लेन देन होती है तो मुझे अपनी बुक्स में इसका नाम लिखना पड़ता है कि मैंने इनसे इतना लिया। एक पेज बनाएंगे हम लेजर में, एक पेज बनाएंगे, एक हेड बनाएंगे, इसके नाम का एक अकाउंट बनाएंगे लेजर अकाउंट। तो जो ये लेजर अकाउंट इनके नाम का बनाएंगे ये होगा किस ग्रुप में? नेचुरल पर्सन के ग्रुप में। क्योंकि नेचुरल पर्सनल अकाउंट उस पर्सनल अकाउंट को कहते हैं जो किसी इंडिविजुअल के नाम पे बना हुआ होगा। ठीक है गाइज, ओके। अब आर्टिफिशियल पर्सन दूसरा है। आर्टिफिशियल पर्सन किसे कहते हैं? आर्टिफिशियल पर्सन उस पर्सन को कहते हैं जिसकी नेचुरल बर्थ, जिसकी नेचुरल डेथ नहीं होती है, जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ एस्टैब्लिश होता है, जो अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ कल को वाइंड अप होता है, इसे हम आर्टिफिशियल पर्सन कहते हैं। ठीक है गाइस, यहां तक ओके। अब आप एग्जांपल बोलोगे आर्टिफिशियल पर्सन की क्या है? आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा, आप ऐसे समझ लीजिए। सपोज आप किसी ऑर्गेनाइजेशन से डील करते हो। सपोज हमारा फर्नीचर का बिजनेस है, हम फर्नीचर मैन्युफैक्चर करते हैं। ठीक है, अब हमारी कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सपोज जे&के बैंक है। जे&के बैंक का कोई ऑफिस नया बना है, ये हमारे पास आए हैं, इनको उस ऑफिस के लिए, उस ब्रांच के लिए फर्नीचर चाहिए, तो हमारे लिए कस्टमर है ये। ओके, ठीक है। तो ये जो जे&के बैंक है, आप समझ लीजिए कोई भी ब्रांच होगी, इस ब्रांच का आज मैनेजर वहां पे हमारे पास आता है कि हमें इस ब्रांच के लिए फर्नीचर चाहिए। टोटल अमाउंट जो हम फर्नीचर देते हैं 1-2 लाख उसकी कॉस्ट होती है या सेल प्राइस होती है, हम 2 लाख में इनको बेचते हैं वो फर्नीचर। लेकिन आज हम इनको फर्नीचर बेचते हैं, इन्होंने कहा है कि 15 दिन के बाद आपको पेमेंट मिलेगी। लेकिन जो आज मैनेजर वहां पे है, जिसे मैं फर्नीचर दे रहा हूं, हैंड ओवर कर रहा हूं, 15 दिन के बाद जब मैं पेमेंट लेने जाता हूं उनके पास, कैश लेने जाता हूं, तो वहां पे मैनेजर चेंज हो गया, उसकी ट्रांसफर हो गई है। क्या मैं कहूंगा पुराना मैनेजर कहां है, मुझे उससे कैश लेना है, या मैं नए वाले मैनेजर से कैश लूंगा? ऑब्वियसली मैंने गुड्स मैनेजर को पर्टिकुलरली पर्सनली नहीं भेजा है, मैंने गुड्स किसको भेजा है? ब्रांच को भेजा है, जे&के बैंक को भेजा है। तो मेरे लिए कस्टमर यहां पे, मेरे लिए कस्टमर वो पर्टिकुलर वो इंडिविजुअल मैनेजर नहीं है, मेरे लिए जो कस्टमर है वो यहां पे जे&के बैंक ऑर्गेनाइजेशन है। बात समझ आई गाइस? तो ये जो जे&के बैंक है ये भी कंसिडर किया जाता है पर्सन, लेकिन ये नेचुरल पर्सन नहीं है, ये आर्टिफिशियल पर्सन है जो अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ, इसे हम लीगल पर्सन भी कहते हैं, अकॉर्डिंग टू लीगल प्रोविजंस ऑफ लॉ इसकी एस्टैब्लिशमेंट होती है। और अगर कोई बैंक, कोई ऑर्गेनाइजेशन कल को, कोई कंपनी कल को बंद होना चाहती है, तो वहां पे प्रोसीजर लिखा है कंपनी में, कंपनीज एक्ट में, कि किस तरह से कौन से रूल्स, कौन से प्रोसीजर्स फॉलो करने पड़ेंगे इसको कंपनी वाइंड अप करने के लिए। क्लियर यहां तक? ओके। अब तीसरा यहां पे जो पर्सनल अकाउंट का सब ग्रुप आता है वो है रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। अब रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट का क्या मतलब है? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, अगर बहुत सारे पर्सन्स के साथ मेरी डीलिंग्स होती है, लेकिन मैं इतने सारे पर्सन्स का नाम मेंशन नहीं करता हूं, इतने सारे इंडिविजुअल्स का नाम मेंशन नहीं करता हूं, इनके बदले में एक पर्टिकुलर अकाउंट बनाता हूं। सपोज मेरी ऑर्गेनाइजेशन में 50 या 100 एम्प्लॉयज काम करते हैं। अब कितनी सैलरी मेरी इनकी ड्यू बनती है और कितनी सैलरी हमने पे करनी है जो हमने अभी तक पे नहीं की है। इन्होंने 2 महीने काम किया है, हमने अभी उन 2 महीनों की सैलरी इन एम्प्लॉयज को नहीं दी है, सो ये हमारे ऊपर लायबिलिटी है। लेकिन हम इन 50 या 100 एम्प्लॉयज का नाम नहीं लिखते हैं, इनके बदले में एक अकाउंट लिखते हैं, सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट। ये सैलरी आउटस्टैंडिंग अकाउंट इन 50 या 100 एम्प्लॉयज को रिप्रेजेंट करता है। ये अकाउंट, इस अकाउंट को कहते हैं हम रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट।
यहाँ तक बात समझ आई। तीन तरह के पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, नेचुरल पर्सन, आर्टिफिशियल पर्सन या जिसे लीगल पर्सन कहते हैं, और रिप्रेजेंटेटिव पर्सन। क्लियर यहाँ तक? ओके गाइस, अब देख लीजिए, अगर हम एग्जांपल देखेंगे, नेचुरल पर्सन में क्या आएगा? कोई भी ह्यूमन बीइंग, कोई भी इंडिविजुअल इसमें आएगा नेचुरल पर्सन में। आर्टिफिशियल पर्सन में कोई भी कंपनी, कोई भी फर्म जिसके साथ हम बिजनेस करते होंगे, तो वो आएगी आर्टिफिशियल पर्सन में। रिप्रेजेंटेटिव पर्सन में आउटस्टैंडिंग सैलरी या एडवांस सैलरी मैंने एक एम्प्लॉय को नहीं दी है, कोई फंक्शन आने वाला है, कोई मतलब सपोज अभी ईद सपोज अगर आने वाली होगी, तो अभी ईद मतलब उसमें टाइम होगा, अभी मंथ भी कंप्लीट नहीं होगा। कुछ एम्प्लॉयज़ आते हैं कि हमें एडवांस में आप सैलरी दे दीजिए, कोई बात नहीं, 10-15 एम्प्लॉयज़ को मैं एडवांस में सैलरी देता हूं, या सारे एम्प्लॉयज़ को मैं इस महीने की सैलरी एडवांस देता हूं, लेकिन ये जो मैं सैलरी देता हूं, मैं इन सारे एम्प्लॉयज़ का नाम नहीं लिखूंगा, इनके बदले में क्या लिखूंगा? सैलरी इन एडवांस अकाउंट। इस अकाउंट ने इन सारे एम्प्लॉयज़ को रिप्रेजेंट किया, इसे हम कहते हैं रिप्रेजेंटेटिव पर्सन अकाउंट। क्लियर गाइस यहाँ तक? ओके, तो मैंने कहा था लेजर अकाउंट्स जो होते हैं इनको हम क्लासिफाई करते हैं दो ग्रुप्स में, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल। ये था पर्सनल अकाउंट। अब इम्पर्सनल अकाउंट क्या होता है? इम्पर्सनल अकाउंट वो अकाउंट्स होते हैं जो अदर देन पर्सनल अकाउंट्स होते हैं, मतलब जो लेजर अकाउंट पर्सनल अकाउंट में फॉल नहीं होगा वो इम्पर्सनल अकाउंट है। ठीक है गाइस, सपोज मिस्टर ए किसी इंडिविजुअल का नाम है, ये पर्सनल अकाउंट है। XYZ लिमिटेड कोई ऑर्गेनाइजेशन, ये कंपनी का नाम है, जिसके पीछे लिमिटेड लिखा होता है, LTD लिमिटेड, इसका मतलब होता है लिमिटेड बाय शेयर्स। वो मैं आगे बताऊंगा लिमिटेड का क्या मतलब होता है, LTD प्राइवेट लिमिटेड, वो आगे की क्लासेस में एक्सप्लेन करूंगा। ओके, अब सपोज फर्नीचर है, ये तो किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, किसी कंपनी का नाम नहीं है, ये कोई चीज़ है, कोई एसेट है, ये पर्सनल अकाउंट नहीं है, तो ये फॉल होगा इम्पर्सनल अकाउंट में। क्लियर गाइस यहाँ तक? इसी तरह से कैश है हमारे पास, ये किसी पर्सन का नाम नहीं है, किसी इंडिविजुअल का नाम नहीं है, किसी ऑर्गेनाइजेशन का नाम नहीं है, ये है क्या? बेसिकली प्रॉपर्टी। तो ये जो मतलब अकाउंट पर्सनल अकाउंट नहीं है, वो किस में फॉल होगा? इम्पर्सनल अकाउंट में। क्लियर यहाँ तक गाइज? ओके, तो जिस तरह पर्सनल अकाउंट को हमने डिवाइड किया था तीन ग्रुप्स में, इन द सेम वे जो इम्पर्सनल अकाउंट्स होते हैं उनको हम डिवाइड करते हैं दो ग्रुप्स में, एक तो रियल अकाउंट, दूसरा नॉमिनल अकाउंट। अब रियल अकाउंट का मतलब क्या है, नॉमिनल अकाउंट का मतलब क्या है, देख लीजिए। रियल अकाउंट का मतलब है इसमें फॉल होता है क्या है? बेसिकली एसेट्स। जितने भी हमारे पास एसेट्स हैं, सारे एसेट्स, चाहे वो करंट एसेट होंगे, चाहे वो फिक्स्ड एसेट होंगे, चाहे वो टेंजिबल एसेट होंगे, चाहे वो इनटेंजिबल एसेट होंगे, सारे एसेट्स किस में फॉल होते हैं? रियल अकाउंट्स में। क्लियर यहाँ तक? तो फिर से रिपीट करता हूं मैं, लेजर अकाउंट्स की क्लासिफिकेशन, पर्सनल अकाउंट और इम्पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट तीन तरह के होते हैं, नेचुरल पर्सन दैट मीन्स इंडिविजुअल्स, ओके, आर्टिफिशियल पर्सन दैट मीन्स कंपनीज, फर्म्स वगैरह, रिप्रेजेंटेटिव पर्सन दैट मीन्स कोई एक अकाउंट जो बहुत सारे पर्सन्स को रिप्रेजेंट करता हो। ओके, अब जो इम्पर्सनल अकाउंट है वो कितने हेड्स में डिवाइड होता है? दो हेड्स में। पहला क्या है? रियल अकाउंट। रियल अकाउंट में क्या एग्जिस्ट करता है? एसेट। कौन से एसेट? सारे एसेट, चाहे करंट, चाहे फिक्स्ड, चाहे टेंजिबल, चाहे इंटेंजिबल, सारे एसेट्स इसमें फॉल करते हैं। जिस तरह से लैंड एक एसेट है, जिस तरह से मशीनरी एक एसेट है, जिस तरह से बिल्डिंग एक एसेट है, ये सारे जो एसेट्स है ये फॉल करते हैं। अगर मैं कहूँ ये किस टाइप के अकाउंट है, तो हम कहेंगे कि ये रियल अकाउंट है। क्लियर यहाँ तक? ओके, उसके बाद कौन सा नया हेड आता है? नॉमिनल अकाउंट। अब नॉमिनल अकाउंट में क्या आता है? इसमें आता है एक्सपेंस, लॉसेस, इनकम्स एंड गेन्स। अब आप बताओगे एक्सपेंस का मतलब क्या है, लॉसेस का मतलब क्या है, इनकम्स का मतलब क्या है, गेन्स का मतलब क्या है? ओके, एक्सपेंसेस मीन्स जब हम कोई कैश, कोई अमाउंट पे करते हैं, उसके बदले में आपको कोई भी सर्विस मिलती है, कोई भी सर्विस आपको मिलती है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस कहलाता है। एग्जाम्पल, एक एम्प्लॉय मेरे यहां काम करता है, एक महीने वो सर्विस देता है मुझे, इस एक महीने की सर्विस के बदले में मैं उसे मंथली कैश 10,000 20,000 पे करता हूं, ये मेरे लिए एक्सपेंस है। क्लियर? एक बिल्डिंग के कुछ रूम्स मैं यूज करता हूं फॉर ए मंथ,
उसके बदले में मुझे कैश पे करना पड़ता है, रेंट मुझे पे करनी पड़ती है इन द फॉर्म ऑफ कैश, तो ये हमारे लिए एक्सपेंस है। आया समझ? हम बैंक से लोन लेते हैं, बैंक वाले हमें कैश देते हैं। वो नहीं कहते हैं कि ये 10 लाख ले लो, अब आपको रिपे नहीं करना है। वो कहते हैं कि आप हमारा कैश यूज करो। कैश यूज करने के बाद कुछ टाइम के बाद आपको कैश रिपे करना है, लेकिन अलोंग विथ इंटरेस्ट। ये जो इंटरेस्ट हम पे कर रहे हैं ये एक्सपेंस है हमारे लिए। क्लियर गाइस यहां तक? तो एक्सपेंस अगर हमारे यहां होगा, सैलरी, रेंट, इंटरेस्ट, ये किस कैटेगरी में आएगा? नॉमिनल अकाउंट में। ओके, उसके बाद अगर कहीं पे लॉस होता है, एक्सपेंस में मेरा यहां से कुछ जाता है, उसके बदले में कुछ ना कुछ बेनिफिट मिलता है, लेकिन अगर मेरे यहां कुछ जाता है, सपोज कैश, गुड्स वगैरह कुछ भी जाता है, उसके बदले में मुझे कोई बेनिफिट नहीं मिलता है, दिस इज लॉस। जैसे कि मैंने गुड्स किसी पर्सन को सेल किए, उसके बदले में मुझे कैश लेना था, 2 महीने, 4 महीने, 5 महीने के बाद वो कैश देता ही नहीं है मुझे। तो ये जो मैंने उसको गुड्स भेजे थे, मुझे कैश लेना था, उसने कैश नहीं दिया। फाइनली मैंने स्यू किया उसको, केस किया मैंने उसके ऊपर। गवर्नमेंट ने कहा कि इसके पास कैश है ही नहीं, इसको डिक्लेयर किया गया इंसॉल्वेंट पर्सन। वो मैं आगे बताऊंगा इंसॉल्वेंट कैसे डिक्लेयर होता है। इंसॉल्वेंट आप ऐसे याद रख लीजिए अभी, जिसके एसेट्स कम होंगे लेकिन इसकी लायबिलिटीज, इसके कर्जे ज़्यादा होंगे। ये अपने एसेट से, अपनी प्रॉपर्टी से अपने कर्जे पे ऑफ नहीं करता है, तो फिर गवर्नमेंट उसे कहती है कि जितने अब तुम्हारे पास एसेट है उतने पे कर दो, बाकी जितना कर्जा बचता है वो पे नहीं करता है, लेकिन इसे गवर्नमेंट कहता है कि अब आपको पे नहीं करना पड़ेगा। इसको सर्टिफिकेट ऑफ इंसॉल्वेंट मिलती है, इंसॉल्वेंसी मिलती है। तो जितना कैश मुझे लेना था, लेकिन गवर्नमेंट ने कहा, कोर्ट ने कहा अब आप नहीं ले सकते हो, तो ये मेरा नुकसान हुआ, ये कहलाता है बैड डेट, ये लॉस है। लॉस कोई भी होगा नॉमिनल अकाउंट के अंदर आता है। इसी तरह से मैंने गुड्स परचेज किए 1000 रुपीज़ के, अब मार्केट में रेट कम हो गई, मैंने इन्हें सेल किया 800 रुपीज़ में, 200 यहाँ पे लॉस हुआ, तो ये भी फॉल होगा नॉमिनल अकाउंट में। क्लियर यहाँ तक? उसके बाद अगर कोई इनकम होगी, इनकम मीन्स प्रॉफिट जिस तरह से होता है, अगर मैंने गुड्स परचेज किए 1000 में, इनको मैंने सेल किया 1200 में, जो मैंने 200 रुपीज़ यहाँ पे अर्न किए, ये 200 मेरे लिए इनकम है। ये प्रॉफिट, ये इनकम किस में फॉल होगी? नॉमिनल अकाउंट के अंदर। क्लियर गाइज? उसके बाद है गेन। गेन का मतलब क्या है? गेन भी एक तरह से प्रॉफिट ही होता है, लेकिन प्रॉफिट और गेन में डिफरेंस है। प्रॉफिट यूजुअल, जो हमारे बिजनेस का यूजुअल काम है, उस काम पे जो प्रॉफिट है, उस काम पे जो हम कमाएंगे वो प्रॉफिट कहलाता है। लेकिन जो हम अनयूजुअल एक्टिविटी बिजनेस में करते हैं, फिर उस पे जो कमाते हैं, उसे हम गेन कहते हैं। एग्जाम्पल, एक स्टेशनरी वाले की एग्जांपल ले लीजिए। एक स्टेशनरी बुक सेलर बुक स्टेशनरी परचेज करता है, फिर इसको सेल करता है, फिर उस पर कुछ कमाता है, ये इसका प्रॉफिट है। ठीक है। एक सेल फोन वाला सेल फोन परचेज करता है, फिर इसको सेल करता है, फिर आगे जाके मतलब प्रॉफिट कमाता है, कुछ कमाता है, ये इसके लिए प्रॉफिट है। लेकिन अगर इसी सेल फोन वाले ने शॉप परचेज करी थी, ये इसने इसलिए परचेज नहीं किया था शॉप कि कल को इसे इस शॉप को सेल करना है। इसने ये सोचा था कि मैं आज शॉप परचेज करता हूँ, इसे यूज़ करूँगा मैं। कुछ टाइम के बाद इसको दूसरी जगह शॉप मिलती है, इससे अच्छी मार्केट वहाँ पे है। अब इसके पास कैश है ही नहीं, ये कह रहा है कि मैं वो पुरानी वाली शॉप सेल करूँगा, फिर मैं नई शॉप लूँगा। क्या इसने पुरानी वाली शॉप सेल करने के लिए परचेज करी थी? नहीं ना, इसने खुद यूज़ करने के लिए परचेज करी थी वो। लेकिन ड्यू टू सर्टेन रीजंस इसको अब यहाँ पे ऑप्शन एक मिलती है अच्छी, अब ये कह रहा है मैं वो सेल करूँगा। ये नॉर्मली हर दिन शॉप्स परचेज एंड सेल नहीं करता है, ये कभी कभार इसको ये वाली एक्टिविटी करनी पड़ती है, इसे हम अनयूजुअल एक्टिविटी कहेंगे। अगर इसने 20 लाख की ये शॉप परचेज की थी, अब ये इसको 25 लाख में सेल कर रहा है, ये जो 5 लाख इसने एक्स्ट्रा कमाया, ये नॉर्मली इस तरह का काम नहीं करता है, शॉप्स परचेज और सेल करने का काम नहीं करता है। इस बार इसको अनयूजुअली ये काम करना पड़ा, इस पे जितना भी इसने कमाया इसे गेन कहते हैं गाइस।
क्लियर यहाँ तक। और ये जो गेन होता है, एक्सपेंसेस, लॉसेस, इनकम्स, गेन्स, ये किस में फॉल होते हैं? नॉमिनल अकाउंट्स में। क्लियर यहाँ तक। ये क्लासिफिकेशन हम बताते हैं लेजर अकाउंट्स को किस हेड में क्लासिफाई कर सकते हैं। आपके कम चांसेस है इसमें एमसीक्यू आने के, लेकिन अगर आ सकता है, आपके वहां पे दिया हो सकता है कि कुछ नाम दिए होंगे, कुछ लेजर अकाउंट्स दिए होंगे, आपको बताया जाएगा, 2-4 ऑप्शंस दे रखी होंगी किस हेड में फॉल होता है ये। ओके, उसके बाद इसमें एग्जांपल्स क्या क्या आती है? अगर हमने बैंक से लोन लिया, वहां पे हमें एक्स्ट्रा पे करना पड़ता है इंटरेस्ट, ये इंटरेस्ट एक्सपेंस है। एम्प्लॉय ने काम किया, हमने सैलरी पे करी, तो ये सैलरी हमारे लिए एक्सपेंस है। हम बिल्डिंग यूज़ करते हैं किसी की, उसके बदले में हमें रेंट पे करनी पड़ती है, ये रेंट हमारे लिए एक्सपेंस है। लेकिन अब अगर हमारी ही बिल्डिंग होगी, अब अगर हम अपनी बिल्डिंग को रेंट पे दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमें रेंट पे नहीं करनी पड़ती है, हम ये जो रेंट है वो रिसीव कर रहे हैं। इस टाइम पे जो ये रेंट है, ये रेंट पेड नहीं है, रेंट एक्सपेंसेस नहीं है, ये रेंट रिसीव्ड है, फिर ये इनकम है। आई बात समझ गाइस? मीन्स जो टेनेंट होता है, टेनेंट रेंट पे करता है, इसके लिए ये एक्सपेंस है, लेकिन जो लैंडलॉर्ड है उसके लिए यही रेंट इनकम है। क्लियर यहाँ तक? यहाँ तक कोई कंफ्यूजन? ओके गाइस, अब आप आगे देखिए। ये मैंने बताया था आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लेजर अकाउंट्स, लेकिन कौन सा अप्रोच था? ये ट्रेडिशनल अप्रोच। ठीक है, ये मैंने बताया था, ये ट्रेडिशनल अप्रोच है। ओके, अब दूसरी क्लासिफिकेशन लेजर अकाउंट्स की ही होती है, जिसे हम मॉडर्न अप्रोच कहते हैं, या मॉडर्न क्लासिफिकेशन उसे कहते हैं, मॉडर्न क्लासिफिकेशन। अकॉर्डिंग टू दिस अप्रोच हम लेजर अकाउंट्स को 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। कौन कौन सा हेड है? एसेट, लायबिलिटी, कैपिटल, रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस। 5 हेड्स में डिवाइड करते हैं। अच्छा, एसेट्स आपको पता ही है, उसमें क्या आता है? प्रॉपर्टी आती है उसमें। प्रॉपर्टी कौन कौन सी? फिक्स्ड एसेट, करंट एसेट, कुछ भी हो सकता है, जिस तरह से बिल्डिंग है, कैश है, डेटर है, कुछ भी हो सकता है, तो वो फॉल होगा एसेट्स की कैटेगरी में। ये मॉडर्न अप्रोच है गाइस। सेकंड जो हेड आता है इसका, वो क्या है? लायबिलिटी। लायबिलिटी है क्या? बेसिकली रिस्पॉन्सिबिलिटी जो हमारी होती है, विच वी हैव टू पे। जिस तरह से क्रेडिटर, हमने गुड्स किसी से परचेज किया है, कल को हमें कैश पे करना है इन्हें, ठीक है, ये लायबिलिटी है हमारी। हमने लोन लिया है बैंक से, ये हमारे लिए लायबिलिटी है। टू होम वी ओ, जिसको हमें पे करना है कल को, ठीक है। थर्ड कैटेगरी आती है इसमें कैपिटल। कैपिटल क्या होता है? ओनर की इन्वेस्टमेंट कितनी है बिजनेस में। अब अगर 2-3 पार्टनर्स होंगे, अलग अलग पार्टनर्स के लिए अलग अलग लेजर अकाउंट बनाएंगे हम। मींस अगर ए बी सी 3 पार्टनर होंगे, ए के लिए अलग अकाउंट होगा, बी के लिए अलग अकाउंट होगा, सी के लिए अलग अकाउंट होगा, ठीक है। ओके, फोर्थ वन इज रेवेन्यू। रेवेन्यू होता क्या है? व्हाट वी अर्न, जो हम कमाते हैं, जिस तरह से हमारी बिल्डिंग है, हमने रेंट पे इसको दिया, तो हमने रेंट यहाँ पे कमाई, रेंट हमारे लिए इनकम बनी, रेवेन्यू बनी यहाँ पे, ठीक है। हमारा कैश है, हमने इसको बैंक में डिपॉजिट किया, बैंक वालों से हम 4% सेविंग अकाउंट पे, अगर सेविंग अकाउंट होगा, वहाँ पे हम इंटरेस्ट ले रहे हैं, ये इंटरेस्ट हमारे लिए रेवेन्यू है, इनकम है, ठीक है गाइज। अगर हम रेंट ले रहे हैं तो इनकम है, इंटरेस्ट ले रहे हैं तो इनकम है। लेकिन अगर हमने किसी और की बिल्डिंग यूज की है, तो इस बिल्डिंग पे हम रेंट पे कर रहे हैं, तब ये एक्सपेंस होगी। अगर हमने रेंट पे की है, हमारे यहाँ पे एम्प्लॉयज काम कर रहे हैं, एम्प्लॉयज को हम एट द एंड ऑफ मंथ सैलरी पे कर रहे हैं, तो ये एक्सपेंस है। इसी तरह से हमारी ऑर्गेनाइजेशन है, हमने एडवर्टाइजिंग करी है, अब जो एडवर्टाइजिंग करी है ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, हमें कुछ पे करना पड़ता है, तो ये हमारे लिए एक्सपेंसेस है, ठीक है गाइज। यहां तक कोई कंफ्यूजन? ओके, तो अगर आपको हमारे लेक्चर्स पसंद आते हैं तो लाइक करें, और जो भी आपकी क्वेरीज है, कहीं पे क्वेश्चन अराइज हो रहा है आपको, तो आप कमेंट सेक्शन में वो बता दीजिए, उस पे हम अलग से एक लेक्चर बनाएंगे, ठीक है। ओके, थैंक्स अ लॉट गाइस।